हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लर्निंग फार्मेसी पे। तो लर्निंग फार्मेसी में जैसे कि आपको पता है बच्चों, हम काफ़ी समय से रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी पूरी सीरीज स्टार्ट करके रखी थी हमने, और बहुत सारे क्वेश्चंस उनमें हम कवर कर चुके हैं। इनके क्वेश्चन पे मत जाइए, जो एक्सप्लेनेशन हम आपको देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगी आपको अपने आने वाले जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन होंगे, और स्पेशली रेलवे एग्जामिनेशन को फोकस करके हमने ये सारी ही सीरीज बनाई थी अपनी। अभी हाल ही में आपके एम्स के भी एग्जामिनेशन होने वाले, तो उसमें भी बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो हमने आज कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करंटली यूएसए में सेटल हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी, न्यूक्लियर साइटोलॉजी की स्टडी को क्या कहा जाता है इनमें से। तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है आपका ऑप्शन ए, कैरियोलॉजी। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर साइटोलॉजी की स्टडी को। अगर हम बात करें कैरियोलॉजी की, तो ये एक स्पेसिफिक ब्रांच होती है साइटोलॉजी की, जो कि बेसिकली किस पे फोकस करती है, जो सेल के अंदर का न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी न्यूक्लियस के अंदर सारी चीज़ें हमने देखा था प्रेजेंट होती हैं, जैसे क्रोमोसोम्स, डीएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारी किस तरह से ऑर्गेनाइज होती है न्यूक्लियस के अंदर, इसको पता लगाने का काम होता है कैरियोलॉजी ब्रांच का, साइटोलॉजी का। अगर हम बात करें कैरियोटाइपिंग की, तो ये एक तरह की टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कैरियोलॉजी में, क्या पता लगाने के लिए। तो देखिए, जो हमने जैसे कि अभी देखा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं डीएनए मिलके बने होते हैं क्रोमोसोम से। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जेनेटिकली चले आ रहे हैं जो फैमिली हिस्ट्री में, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका पता लगाया जाता है क्रोमोसोम्स को स्टडी करके, इस तरह की कैरियोटाइपिंग वाली टेक्निक से। तो अभी हमने देखा बच्चों, न्यूक्लियर साइटोलॉजी की स्टडी को क्या कहा जाता है, कैरियोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, जियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, जियोलॉजी किसकी स्टडी होती है बच्चों। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, इसकी स्टडी होती है जियोलॉजी। अगर हम बात करें अपने अर्थ की, तो देखिए ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसे कहा जाता है अर्थ का क्रस्ट। जैसे कि हम अंदर आते रहते हैं, तो ये आप मिडल लेयर देख रहे हैं, इसको कहा जाता है मेंटल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इनर कोर। तो किसकी स्टडी को कहा जाता है जियोलॉजी, जो आउटर क्रस्ट होता है ना, इसकी स्टडी को कहा जाता है जियोलॉजी। जहाँ पर क्या स्टडी किया जाता है, देखिए अर्थ की क्रस्ट की कॉम्पोजिशन, मतलब किन किन चीज़ों से ये मिलके बना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किन प्रोसेस के थ्रू, मतलब जो पास्ट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इस तरह का अर्थ क्रस्ट बना है। हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, इसमें हिस्ट्री को देखा जाता है, और देखिए ये पता लगाया जाता है कि कौन कौन से फोर्स एक्ट किया, मतलब किस किस तरह की चीज़ें हुई हैं इस अर्थ क्रस्ट पे पास्ट से अगर देखा जाए तो। इन्हीं सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है जियोलॉजी में। जहाँ जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो ये स्टडी करते हैं ये सब, इन सब चीज़ों को, वो प्राइमरीली क्या इस्तेमाल, किस चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो जो क्रस्ट पे जो रॉक्स होती है ना, पत्थर होते हैं या कोई मिनरल्स जो होते हैं, उनको स्टडी करके पता लगाते हैं कि किस तरह से अर्थ का क्रस्ट तब बहुत ही पुराने ज़माने में रहा होगा और क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए द स्टडी ऑफ स्कल इज कॉल्ड, स्कल्स की जो स्टडी होती है उसको इनमें से क्या कहा जाता है। तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्रेनियोलॉजी कहा जाता है स्कल्स की स्टडी को। अब देखिए ये इसमें ये जो इस तरह के स्कल्स होते हैं, हम सारे ही ह्यूमंस के स्कल होते हैं, उनको स्टडी किया क्यों जाता है वो भी देखेंगे। पहले देख लेंगे कि ये क्रेनियोलॉजी को और अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो एक तरह की प्रैक्टिस होती है जिसमें स्टडी किया जाता है स्कल का स्ट्रक्चर और स्कल की शेप, ह्यूमन स्कल की, बेसिकली ह्यूमन स्कल पे यहाँ पर फोकस किया जाता है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है फील्ड्स जैसे एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में क्या किया जाता है कि ये जो हमारा इवोल्यूशन होता हुआ आया है ह्यूमंस का, पहले हम किस तरह से होमोसेपियंस थे और उसके बाद हम किस तरह से पूरा ही इस तरह का हमारा स्कल डेवलप हुआ है, पहले किस तरह का हमारा ब्रेन था, साइज उसका कैसा था, और अब डेवलप होकर वो किस तरह का उसका साइज हो गया है। तो इन सभी चीज़ों को स्टडी किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में, और जहाँ पर यहाँ स्कल्स को स्टडी किया जाता है, अलग अलग स्कल्स को, जैसे कि पुराने ज़माने में भी मिलते हैं अगर किसी तरह की ह्यूमन की स्कल, तो उन सभी को स्टडी किया जाता है। यहाँ पर एक और टर्म है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं फेनेरोलॉजी। फेनेरोलॉजी जो है ये एक तरह की स्यूडो साइंस, ये भी एक तरह की टर्म है, जिसमें क्या किया जाता है, देखिए ये जो स्कल पे जो बम्प्स होते हैं ना, ये उभरती हुई जो चीज़ें होती हैं हमारे स्कल पे, इनको स्टडी किया जाता है, और इससे पता लगता है कि किस तरह की मेंटल ट्रेट्स हैं किसी भी पर्सन की, या पुराने ज़माने में किस तरह की उनकी मेंटल ट्रेट्स, मतलब किस तरह का वो सोचते थे, कितने वो इंटेलिजेंट थे,
थे और अभी भी इन तरह के मेंटल ट्रेट्स को स्टडी किया जाता है ह्यूमन स्कल पे, और स्कल्स में, और उस टर्म को कहा जाता है फेनेरोलॉजी। तो ये भी आपको याद रखना है। पूछ रहे हैं आपसे, देखिए थियोलॉजी डील्स विद, थियोलॉजी में से किससे डील करती है? तो डिफरेंट ऑप्शंस बच्चों दिए गए हैं आपको। आंसर इसका ऑप्शन ए रिलीजन। अगर देखिए बेसिकली कहीं भी आपको ये टर्म दिखे थियोलॉजी, तो आपको समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है, भगवान की बात हो रही है। यहाँ थियोलॉजी में अगर इसको थोड़ा सा सम अप किया जाए तो ये एग्जामिन किया जाता है जो हम सभी देखिए डिफरेंट रिलीजन से अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारे जो पूजा करने के तरीके होते हैं हम सबके अलग हैं, अलग अलग ट्रेडिशन में, अलग अलग रिलीजन में। हम जो चीज़ें पढ़ते हैं, हमारे लिटरेचर जैसे भगवत गीता, कुरान, बाइबल, तो ये सब अलग हैं। और जिस तरह से हम भगवान को, खुदा को मानते हैं, वो सारी ही चीज़ें सबकी हर रिलीजन में अलग हैं। तो इनको जो स्टडी किया जाता है इसको कहा जाता है थियोलॉजी। अब बेसिकली अगर एक वर्ड में इसको बताएं तो भगवान के बारे में बातें करना, जो जिसने हमें बनाया है उसके बारे में जो ज्ञान देना या स्पिरिचुअल टॉक करना, उसको कहा जाता है थियोलॉजी। उसकी स्टडी को कहा जाता है थियोलॉजी। थियोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है, थियोस यानी गॉड एंड लोगोस मतलब वर्ड, तो इन्हीं दोनों को मिला के बनाया गया है थियोलॉजी। क्वेश्चन में आपसे पूछना देखिए, स्टडी ऑफ साउंड्स एंड साउंड वेव इज नोन एज, तो साउंड्स और साउंड वेव की इसमें तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर इसका ऑप्शन ए एकॉस्टिक कहा जाता है इसकी स्टडी को। देखिए अगर हम बात करें एकॉस्टिक की, तो ये एक तरह की साइंटिफिक फील्ड है जिसमें फोकस किया जाता है कि ये जो साउंड वेव्स होती हैं ये जनरेट यानी उत्पन्न किस तरह से हो रही हैं, इनका ट्रांसमिशन किस तरह से हो रहा है, इनका रिसेप्शन मतलब रिसीव किस तरह से हो रही हैं, ये सारी ही साउंड वेव्स, और क्या इनमें किस प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाता है साउंड की, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी और साउंड की वेवलेंथ को स्टडी किया जाता है इसमें। इसकी देखिए इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है, एकॉस्टिक की कौन से फील्ड में इंपॉर्टेंस है, तो देखिए आर्किटेक्चर में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कुछ ऐसे रूम्स बनाए जाते हैं जो कि साउंड प्रूफ हों ताकि बाहर का कोई साउंड अंदर ना आ पाए, और वहाँ पर कोई भी जो काम होते हैं जैसे रिकॉर्डिंग वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे साउंड प्रूफ रूम में की जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे देखिए ऑडियो इंजीनियरिंग जैसी चीज़ें, मेडिकल डायग्नोस्टिक चीज़ें जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह जो होते हैं वो इस तरह के रूम में किए जाते हैं जहां बहुत ज़्यादा साउंड ना आए, रूम में इंटरफेयर ना हो जो पूरी प्रोसेस चल रही है मेडिकल प्रोसेस अल्ट्रासाउंड की। तो इन तरह के रूम्स को, इन तरह के एनवायरनमेंट को बनाने के लिए इस तरह की साउंड वेव्स को स्टडी किया जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछना है देखिए, द स्टडी कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इज कॉल्ड, तो उन तरह की स्टडी को क्या कहा जाता है जहां जो भी चीज़ जिसको भी स्टडी कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करा जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है और उसको की एप्लीकेशन ली जाती है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे ये सारे ही काम किए जाते हैं, तो इस स्टडी को क्या कहा जाता है बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी कैरियोजेनिक्स कहा जाता है इस तरह की स्टडी को। ये जो देखिए कैरियोजेनिक्स है ये ग्रीक वर्ड से आया है, कैरियो का मतलब होता है फ्रोस्ट यानी जमा हुआ, और जेनिक्स का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो इसीलिए कैरियोजेनिक्स होती हैं ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, पैदा की जा रही है बहुत ही लो टेम्परेचर पे। यहाँ पर देखिए -150 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रखा जाता है और उस पर जो सारी प्रैक्टिसेस होती हैं वो की जाती हैं। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर इसके ये जो कैरियो सर्जरीज होती हैं कुछ ऐसे मेंटेन करके ही पर्सन की बॉडी पे ऑपरेट किया जाता है, तो उन तरह की सर्जरीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो पार्टिकल फिजिक्स होती हैं इनको स्टडी करने के लिए, इनको रिसर्च करने के लिए भी इन तरह की जो कैरियोजेनिक्स प्रैक्टिसेस हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे देखिए, लिथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, लिथोलॉजी को इसमें से किसकी स्टडी, लिथोलॉजी में इसमें से किस चीज़ की स्टडी की जाती है, तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक, तो रॉक्स की स्टडी की जाती है लिथोलॉजी में। यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लीथल गैसेज, लीथल प्रोडक्ट, बट लिथोलॉजी इनकी स्टडी नहीं होती है, रॉक्स की स्टडी को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिथोलॉजी में रॉक होती है मतलब कोई भी पत्थर जो है वो किस तरह का उसका टेक्सचर है, किस तरह का उसका कलर है, किस किस चीज़ों से वो मिलके बनाया है, ग्रेन साइज मतलब जिन जिन चीज़ों से वो मिलके बनाया है, पार्टिकल से मिलके बनाया है, उनका साइज कितना है, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है लिथोलॉजी में। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग अलग तरह के रॉक्स को स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि ये जहाँ पर भी ये रॉक मिला है तो उससे पता लगता है कि ये जो रीजन जहाँ पर भी ये रॉक है ये कितना पुराना रीजन है, क्या इसकी हिस्ट्री है। जैसे कि हमने बताया कि ये जियोलॉजिस्ट जो है ये यही करते हैं, रॉक्स को स्टडी करके पता लगाते हैं किसी भी जगह के बारे में और उसकी हिस्ट्री पता लगाते हैं। इसी तरह से ये स्टडी करते हैं
जाते हैं रॉक्स की सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है देखिए एंटोमोलॉजी डील्स विद, एंटोमोलॉजी में से किसकी स्टडी को कहा जाता है, तो इंसेक्ट्स की स्टडी को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि इंसेक्ट्स को इतना स्टडी किया क्यों जाता है। तो देखिए इंसेक्ट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें चलती हैं, जो सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं अर्थ पे, वो सब इंसेक्ट्स के द्वारा ही की जाती है और तभी ये पूरी साइकिल अच्छे से हेल्दी साइकिल चल रही है हमारी अर्थ पे। यहाँ पर देखिए एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। हमने बात की एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं इंसेक्ट और अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ इनका रिलेशन किस तरह का है, ये सब चीज़ें स्टडी की जाती है एंटोमोलॉजी में। यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर में इंसेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि ये जो सॉइल होती है उसकी जो उसमें एक तरह का खाद बनाने का बहुत अच्छा काम करते हैं जिससे कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मॉलिक्यूलर साइंस, क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक में भी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल लिया जाता है किसी भी जगह का पता लगाने के लिए या किसी भी सैंपल जो भी उस जगह से मिला है फॉरेंसिक साइट पे, उस सैंपल में अगर इंसेक्ट्स होते हैं तो उनसे पता लगता है कि किस तरह का कब इस तरह का क्राइम हुआ है या किस तरह का ये क्राइम था। तो इन सारी ही चीज़ों में इंसेक्ट्स का किया आता है एंटोमोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना देखिए एयोजेनिक्स इज अ स्टडी ऑफ, एयोजेनिक्स में इनमें से किस चीज़ को स्टडी किया जाता है, क्या चीज़ क्या प्रैक्टिस की जाती है बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑल्टरिंग ह्यूमन बींग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स। अब देखिए ये एयोजेनिक्स जो है ये एक तरह का की मान्यता चलती थी, पहले के समय पे ये होता था, अब नहीं होता है। इसमें क्या होता था, जो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग्स हैं उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता था, ह्यूमन पॉपुलेशन में उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता था जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन्स की, और जो जेनेटिकली वीक लोग हैं उनकी पॉपुलेशन को घटाने का काम किया जाता था। तो बहुत ही वियर्ड सी चीज़ है यहाँ पर आप देख रहे हैं। यूजेनिस्ट क्या करते थे कि जो इन्फीरियर लोग होते हैं, जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझे जाते थे सोसाइटी के लिए, उनकी फर्टैलिटी यानी उनके पैदा होने पे रोक लगाई जाती थी, और जो सुपीरियर लोग होते हैं जिनको अच्छा माना जाता था सोसाइटी के लिए, उनकी फर्टैलिटी को यानी उनके बर्थ को प्रमोट किया जाता था और इन तरह की प्रैक्टिसेस की जाती थी। यूजेनिक्स नहीं होता, बिल्कुल बैन है। सो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे देखिए स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज कॉल्ड, तो जो लाइफ ढूंढी जाती है कि किस तरह के जीने की पॉसिबिलिटी है आउटर स्पेस में, उसको क्या कहा जाता है इसमें से। तो आंसर इसका ऑप्शन डी, एक्सोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है इसको। देखिए इसके जो दूसरे नाम से जिससे हम जानते हैं, इसको एस्ट्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं और स्पेस बायोलॉजी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, एक्सोबायोलॉजी, एस्ट्रोबायोलॉजी एंड स्पेस बायोलॉजी। बहुत सारे बच्चों को इसमें पता होगा कि काफ़ी सारी रिसर्च चलती रहती है कि हमारा यूनिवर्स किस तरह का है, क्या वहाँ पर जीने की कोई संभावना है, क्या वहाँ लाइफ का कोई ओरिजिन या कोई सोर्स दिखता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं लाइफ इन यूनिवर्स, इसको एक्सप्लोर किया जाता है। इस तरह के हमारे आउटर स्पेस में एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वो अपनी अलग अलग प्रैक्टिसेस करते रहते हैं और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। किसी तरह की लाइफ तो नहीं प्रेजेंट है आउटर स्पेस में, तो इन सभी चीज़ों की स्टडी को कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहेंगे। उसके लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, बहुत मेहनत लगती है आप तक हर कंटेंट पहुंचाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाया करें हमें अपना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।